हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। विषय है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसमें हमने लेसन 1 और लेसन 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 3 प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल में हम लोग देखने वाले हैं गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा कैसे थी, कैसे ग्रहण की जाती थी। और मध्यकालीन शिक्षा में हम लोग देखने वाले हैं जो मुगल कालीन शिक्षा कैसे आया, कैसे विस्तार हुआ, कैसे क्या शिक्षा ग्रहण की जाती थी, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा जो है दोस्तों, स्वतंत्रता के पहले और बाद में जो शिक्षा थी, शिक्षा के उद्देश्य, महत्व, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो भूमिका क्या है देख लेते हैं एक बार, इसके बाद आगे चलते हैं। भूमिका यह है दोस्तों कि प्रारंभिक शिक्षा जो है राष्ट्र के उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा थी उसको प्राथमिक शिक्षा कहा जाता था। भारत में शिक्षा की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। वैदिक काल में यह गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। यह जो है वैदिक काल में दोस्तों, तो गुरुकुल प्रणाली क्या थी, तो बच्चों को जो है गुरु के पास भेज दिया जाता था, वहीं पर अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है। तो आगे है वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा में देखते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट है शिक्षा की परिभाषा क्या है और उद्देश्य जान लेते हैं। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था चरित्र निर्माण करना और ज्ञान की विकास को आगे बढ़ाना, ताकि जो है आपका चरित्र निर्माण हो सके और आप जो है ज्ञानी बन सकें। ठीक है। और ज्ञान का उद्देश्य क्या था, इसको भी हम आगे देख लेते हैं। ठीक है। तो ज्ञान का उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों, क्या था जानते हैं, मोक्ष प्राप्ति करना। ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हम लोगों का, अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा का लक्ष्य जो है व्यक्ति को सत्य बोलना, धर्म पर चलना और मोक्ष की ओर प्रेरित करना था। ठीक है। और कहा भी गया था सा विद्या या विमुक्ते। ठीक है। मतलब सच्ची विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। ठीक है दोस्तों। तो अगला पॉइंट है दूसरा लेते हैं, शिक्षा का स्वरूप और व्यवस्था। शिक्षा के स्वरूप और व्यवस्था में देखेंगे, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। ठीक है। मतलब किसी के नियंत्रण में नहीं थी, यह जो राज्य को भी जो है नियंत्रण में नहीं थी शिक्षा, और समाज द्वारा संचालित थी। ठीक है। तो समाज अपना जो है शिक्षा को ग्रहण करता था और दूसरों को भी सीखता और सिखाता भी था। अगला है शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी और इसे पवित्र कर्तव्य माना जाता था। ठीक है। तो पहले जो है दोस्तों, जो प्राचीन काल थे, ठीक है, गुरुकुल काल में, वहाँ पर क्या था कि जो है शिक्षा जो है बिल्कुल निःशुल्क था। बच्चे वहाँ पर अपना जाते थे, वहीं रहते थे, गुरु की सेवा करते थे। ठीक है। भोजन की भी व्यवस्था करते थे और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे, और शिक्षा जो है पूरी निःशुल्क थी। ठीक। और यह जो है पवित्र कर्तव्य भी माना जाता था। आगे है गुरु के आश्रम में रहकर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है। तो वहीं रह करके अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला है तीसरा पॉइंट देखेंगे, शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली में देखते हैं दोस्तों, वैदिक शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है। वैदिक काल में क्या था कि व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे सीखना है। ठीक है। तो आज के ज़माने में किताबी ज्ञान ज़्यादा हो गया है, आप किताब पढ़िए, नौकरी लीजिए, लेकिन यह पहले ऐसा नहीं था। और अगला पॉइंट है विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन कौशल भी सिखाए जाते थे। ठीक है। तो अगला पॉइंट है शिक्षा प्रणाली गुरुकुल के अधीन थी और शिक्षा के विषय विविध और अनुशासन गुरु द्वारा निर्धारित किए जाते थे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या क्या थे देख लेते हैं। प्राचीन काल में पाठ्यक्रम क्या क्या थे, तो पाठ्यक्रम में दोस्तों वेद, उपनिषद, पुराण, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान का समावेश था। शिक्षण का माध्यम संस्कृत था। पहले जो है संस्कृत में ही शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। और पांचवा है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि दोस्तों, शिक्षण प्रणाली मुख्यतः मौखिक थी। ठीक है। शिक्षण प्रणाली क्या थी, मौखिक थी, पहले लिखित नहीं था। पहले कॉपी किताब नहीं हुआ करते थे, सीधे जो है गुरु जो है बोलते थे और बच्चे जो है उनकी अनुक्रिया करते थे और उनको जो है सीखते रहते थे सुन करके। और
आगे देखते हैं जो है 3 प्रमुख विधियां हैं शिक्षण प्राप्त करने की। ठीक है, पहला है श्रवण, सुन करके जो है वह गुरु बोलते थे और जो विद्यार्थी है वो सुन करके अपना ग्रहण करते थे शिक्षा को। और दूसरा है मनन करना। ठीक है, मनन करना मतलब विचार करना, मन ही मन में वो जो है विद्यार्थी सर ने क्या बोला, ठीक है, गुरु ने क्या बोला, तो उनको जो है दिमाग में ही मनन करते रहते थे। अगला है तीसरा पॉइंट, निधिध्यासन, अभ्यास द्वारा समझना। ठीक है, तो अपना अभ्यास करते थे, बार 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 रिकॉल करते करते तो ये याद हो जाता था। ठीक है, और छठवां है गुरुकुल व्यवस्था। गुरुकुल व्यवस्था क्या थी देख लेते हैं। विद्यार्थी गुरुकुल में निवास करके शिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब गुरुकुल दोस्तों, जो पहले गुरु के पास बच्चे जाते थे तो गुरुकुल बनाया जाता था, वहां पर विद्यार्थी इकट्ठा होकर के गुरु जो है शिक्षा बच्चों को देते थे और शाम को जो है वहीं पर भी रहते थे और वहां पर रह करके जो है भोजन की व्यवस्था करते थे गुरु के लिए। ठीक है, वहां पर सेवा करते थे, तो वहां पर जो है गुरुकुल व्यवस्था थी तो पहले के जमाने में। ठीक है, जिसे हम प्राचीन काल कहते हैं, गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा में देख रहे हैं। तो आगे है, उन्हें जो है आत्मनिर्भर बनाया जाता था जिससे वे समाज के लिए योग्य नागरिक बन सके। ठीक है, पहले शिक्षा देने का उद्देश्य था कि जो है आत्मनिर्भर बने और समाज के योग्य के लायक बने। ठीक, यह नहीं था कि पुस्तकी ज्ञान तो था ही नहीं, तो पुस्तकी ज्ञान नहीं दिया जाता था। और शिक्षा प्राप्त होने के बाद वे समाज में लौटकर ज्ञान प्रसार करते थे। मतलब अगर गुरु ने शिक्षा दे दिया है, ठीक, स्टूडेंट जो है अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, तो वो जो है समाज को भी जो है प्रेरित करते थे, उनको भी पढ़ाते थे। आगे देख रहे हैं, अगला पॉइंट है सातवां, उपनयन संस्कार। शिक्षा की शुरुआत जो है कहाँ से स्टार्ट होती है तो उसको देखते हैं। शिक्षा की शुरुआत जो है दोस्तों उपनयन संस्कार से होता था। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। ब्राह्मण बालकों के लिए यह जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश करते थे तो वह जो है 8 वर्ष था, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष था और वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु में यह संस्कार होता था। यह संस्कार देने के बाद आप जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, इसके बाद विद्यार्थी को द्विज, द्विज यानी दूसरा जन्म लेने वाला कहा जाता था। ठीक है, आठवां है पॉइंट, अध्ययन काल और दिनचर्या। अध्ययन काल सामान्यतः 12 वर्ष का होता था। जब वह प्रवेश कर जाते थे तो वह उनको जो है कम से कम 12 वर्ष जो है उनको शिक्षा जो है दिया जाता था और एक वर्ष में 4 से 5 माह की पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो एक साल में 4 से 5 महीने जो है पढ़ाई होती थी। नौवां पॉइंट है शिक्षा का वातावरण। शिक्षा प्रकृति के निकट आश्रमों में होती थी। छात्र सदा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है शिक्षा जो दिया जाता था वो आश्रमों में दिया जाता था, घर से दूर होते थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आश्रम बनाया जाता था, वहीं पर जो है बच्चे अपना रहते थे, वहीं से जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। 10वां पॉइंट है वैदिक शिक्षा की विशेषताएं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं, शिक्षा मौलिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता था। ठीक है, ताकि जो है शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक जो है विकास पर जोर दिया जाता था। मतलब दोस्तों पुस्तकी तो पहले थी ही नहीं, पुस्तकें नहीं थी, तो जो है पहले जो है गुरु जो है बोलता था, शिष्य सुनते थे, तो उनको जो है व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था, शारीरिक मानसिक, ताकि वो जो है अच्छे से विकास कर सके। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं थी। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह चरित्र निर्माण का भी माध्यम थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम लोग देखने वाले हैं, वैदिक युग में शिक्षण विधि मौखिक थी। छात्र गुरु द्वारा कही गई बातों को कंठस्थ करता था। इस काल की प्रमुख 3 विधियां थी, श्रवण थी, मनन थी और निधिध्यासन था। ठीक है, श्रवण क्या था, छात्र पहले गुरु की बातों को ध्यान पूर्वक सुनता था। और मनन क्या है, सुनी हुई बातों को चिंतन करना और विश्लेषण करना। और तीसरा पॉइंट है निधिध्यासन, जो है दोस्तों ज्ञान को अपने जीवन और व्यवहार में उतारना। ठीक है,
तो गुरु जो बताते थे उनको सुनते थे, सुन करके उनका मनन करते थे, मनन करके जो है उस ज्ञान को जो है अपने जीवन में उतारते थे। और आगे है, इसके अलावा व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ, आगमन, निगमन और उदाहरण विधि का प्रयोग किया जाता था। साहित्य शिक्षण में कथा विधि अपनाई जाती थी। ठीक है, जो साहित्य शिक्षण था उसमें जो है कथा विधि अपनाई जाती थी। और आगे देखते हैं, अगला है, छात्र संख्या बढ़ाने पर कक्षा मॉनिटर पद्धति का भी उपयोग होता था। जैसे दोस्तों आज भी चल रहा है, अगर आप क्लास में तेज हैं, छोटे क्लासों में देखेंगे तो जो है प्राइमरी कक्षाओं में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, जो तेज हैं उनको मॉनिटर बना दिया जाता है और वो जो है बच्चों को भी आपस में पढ़ाते रहते हैं और देखते रहते हैं। और जिसमें वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाने में सहायता करते थे। और अगला पॉइंट है गुरु शिष्य का संबंध। प्राचीन काल में जो है गुरु शिष्य का क्या संबंध था वह देखेंगे हम लोग। वैदिक युग में गुरु शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के समान होता था। ठीक है, वैदिक काल में पिता और पुत्र के समान होता था जो है। और गुरु केवल ज्ञान देने वाली ही नहीं बल्कि छात्र के चरित्र गुणों का भी मार्गदर्शन करता था। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगला है, छात्र गुरु को पिता तुल्य मानकर उनकी सेवा करता था और उनकी आज्ञा का पालन करता था। ठीक है, और शिष्य गुरु से नीचे आसन पर बैठते थे और उनका आदर करते थे। अगला पॉइंट है, आचार्य देवो भव की परंपरा मानी जाती थी, लेकिन आज यह परंपरा धूमिल हो रही है। ठीक है, और अगला देखते हैं, अनुशासन और दंड क्या क्या थे। जो प्राचीन काल थे उनमें अनुशासन और दंड क्या क्या थे देख लेते हैं एक बार। वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनुशासन कठोर था और नियम तोड़ने पर दंड दिया जाता था। ठीक है, और गुरु जो है दोस्तों, गुरु सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करते थे। ठीक, और आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, दंड का स्वरूप शारीरिक कम और नैतिक अधिक था। जैसे उपवास का आदेश देना, आपको उपवास का आदेश दे दिया जाएगा कि आज खाना नहीं खाना है तो आप जो है खाना नहीं खाएंगे। तो दंड इस प्रकार थे। ठीक है, मारते पीटते वाला दंड नहीं था उस समय। तो देखते हैं, अगला पॉइंट है, गुरु की उपस्थिति से दूर कर देना। ठीक है, गुरु की उपस्थिति से दूर कर देना मतलब कक्षाएं चलती थी दोस्तों, जो गुरु सिखाते थे तो वहां पर जो है क्या था, बच्चों को दूर निकाल दिया जाता था ताकि जो है वह एहसास कर सकें कि गलती की है। ठीक है, तो वह सुधारने के लिए जो है थोड़ा सा दंड दे दिया जाता था पहले। अगला पॉइंट है, आपस्तब्ध सूत्र में लिखा है कि गुरु हठी छात्र को अपनी उपस्थिति से दूर भेज दें या उपवास कराएं। ठीक है, और अगला है, परीक्षा प्रणाली। जो प्राचीन काल था, ठीक है, वैदिक काल था, उसमें जो है परीक्षा होती थी। तो कैसी होती थी ये जान लेते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली में कोई औपचारिक परीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, तो जो है पहले औपचारिक परीक्षा नहीं होती थी। और अगला पॉइंट है, गुरु नया पाठ तब पढ़ाते थे जब छात्र पहले का ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो वही रिपीट कर दिया जाता था ताकि आप समझ लें, क्योंकि वहाँ पर लिखने की व्यवस्था थी नहीं। अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अब जो है कोर्स पूरा करा दिया जाता है, किताब आपको मिल जाती है, आप पढ़ते रहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य कुछ और ही है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, शिक्षा प्राप्त होने पर स्थानीय विद्वानों की सभा में छात्र की परीक्षा होती थी। ठीक है, तो वहाँ जो है और गुरुकुलों में जाते थे, बच्चों को ले जा करके वहाँ पर जो है क्या था, परीक्षाएं वहाँ पर करा ली जाती थी, मौखिक रूप से होता ही था। तो अगला पॉइंट है, प्रमाण पत्र और उपाधियां नहीं दी जाती थी क्योंकि मुख्य लक्ष्य केवल ज्ञान अर्जन था। ठीक है, तो वहाँ पर पहले जो है ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि ज्ञान अर्जित करके नौकरी प्राप्त कर लीजिए और कुछ कर लीजिए तो अपना जो है रोजगार चलाते रहिए। वहाँ पर उद्देश्य ही था केवल ज्ञान अर्जन करना। ठीक है, और आगे देखते हैं, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या है इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। समावर्तन संस्कार में हम लोग देखने वाले हैं,
विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, आपने पढ़ाई कर ली, पूरा होने के बाद अब आप जो है गृहस्थ जीवन में जाएंगे, ठीक है, मतलब छोड़ेंगे पढ़ाई को। तो जब जीवन जो है विद्यार्थी जीवन को समाप्त करेंगे तो वहाँ पर समावर्तन संस्कार होता था, ठीक है। 16 संस्कारों में ये भी एक संस्कार है, समावर्तन संस्कार। आगे है, गुरु शिष्य को नया वस्त्र, आभूषण, जूते, पगड़ी, छाता आदि देकर विदा करते थे, ठीक है। गुरु जो है अपने शिष्य को क्या क्या देते थे, वस्त्र भी देते थे, आभूषण भी देते थे, जूते, पगड़ी, छाता, इनको जो है विदाई करने से पहले दे देते थे, ठीक है। जिसको हम लोग अब जो है क्या करते हैं, अगर आप टॉपर आए हैं तो कुछ जो है पुरस्कारित किए जाते हैं। अगला है, होम और मधुपर्क के बाद शिष्य विद्यादान का संकल्प लेता था। आगे है, अंत में अपनी क्षमता के अनुसार गुरु दक्षिणा अर्पित करता था, ठीक है। तो बच्चों के पास जो भी था वो भी जो है बच्चों अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में देते थे। आगे है, बौद्धकालीन शिक्षा हम लोग देखने वाले हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं। तो अर्थ जान लेते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार और समाज सुधार के लिए अपनाई गई शिक्षा प्रणाली को बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यह प्राचीन वैदिक शिक्षा से थोड़ी अलग थी और समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ थी, ठीक है। तो यहाँ जो है समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ थी, मतलब बहुत ही साधारण, आसान और दोस्तों सरल था, ठीक है। तो देख लेते हैं। और दूसरा पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य दोस्तों सभी के लिए शिक्षा था, ठीक है। इसमें जो है सभी के लिए शिक्षा था, इसमें जाति, धर्म, वर्ग, लिंग भेदभाव नहीं था, ठीक है। लेकिन इससे पहले दोस्तों क्या था, गुरुकुल कालीन में वहाँ पर जो है लड़कियों को इजाज़त नहीं थी कि वहाँ पर रुकें और पढ़ें। लेकिन बौद्ध कालीन में जो है यह इजाज़त मिल गई थी कि आप जो है किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म को हो, किसी भी लिंग भेदभाव नहीं करना है, और आपको सभी के लिए जो है शिक्षा के द्वार बौद्ध कालीन में खुल गए थे, ठीक है। और अगला है, अच्छे चरित्र का विकास, ठीक है। बौद्ध कालीन शिक्षा का मतलब था दोस्तों उस समय नैतिक और सादा जीवन जीने पर जोर दिया जाता था, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला है सामाजिक कुशलता, बच्चों को समाज के योग्य नागरिक बनाना। और अगला है संस्कृति का संरक्षण, भारत की संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखना, यह जो है बौद्ध कालीन में था। और आगे है निर्वाण प्राप्ति, बौद्ध कालीन में क्या था, सत्य की खोज और आत्मिक शांति पाना, ठीक है। सत्य की खोज करना, क्या सही है क्या गलत है, आप अपने दिमाग से सोचिए और कल्पना कीजिए और उसको समझिए। और जो है आत्मिक शांति पाना, मतलब आप अपने आप को जब जानेंगे तो अपने आप से जो है शांति प्राप्त करेंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट है, तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं। बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं में हम लोग देखेंगे सबके लिए शिक्षा थी। यह जो है किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के, कोई भी हो, वह जो है सबके लिए शिक्षा थी। सभी को सीखने का अवसर दिया जाता था, ठीक है। इसमें जो है सभी को शिक्षा सीखने का मौका मिलता था। और अगला पॉइंट है निःशुल्क शिक्षा। पहले जो है दोस्तों इसमें जो है क्या थी, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा जो है पूरी तरह से मुफ्त थी, आप जाइए और पढ़ाई करिए। शिक्षा केंद्र, शिक्षा केंद्र क्या था, बौद्ध संघ संस्थाएं और मठ बिहार मुख्य शिक्षा केंद्र थे, ठीक है। तो मुख्य शिक्षा केंद्र क्या था, बौद्ध संघ था, मठ था, मुख्य शिक्षा केंद्र थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है जनता की भाषा में पढ़ाई। पहले जो है दोस्तों क्या थी, जनता की भाषा में पढ़ाई, मतलब पहले संस्कृत की जगह पाली और अन्य बोलचाल की भाषाएं इस्तेमाल होती थी। मतलब यह जो है जब पहले गुरुकुल जो शिक्षा थी उसमें संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था पढ़ाई के लिए। लेकिन अब जो है बौद्धकालीन शिक्षा में क्या हो गया, पाली भाषा आ गई और अन्य बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने लगी। और अगला है लोकतांत्रिक प्रणाली। इसमें जो है स्कूलों और संस्थाओं में फैसले बहुमत से लिए जाते थे, जिसकी ज़्यादा संख्या वही जो है विजयी। और अगला है विचार विमर्श पर जोर, विद्यार्थी एक साथ बैठकर चर्चा और तर्क वितर्क करते थे, ठीक है। तो जो विद्यार्थी हैं दोस्तों वह एक स्थान पर एकत्रित होते थे और जो है वहाँ पर वो अपना प्रश्न
का उत्तर देते थे तो वो प्रश्न करते हैं तो वो अपना प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे ग्रुप नहीं होता आज के ज़माने में, ग्रुप में बैठ कर के डिस्कशन करते हैं, उसी प्रकार से। और चौथा पॉइंट है शिक्षा की व्यवस्था। देखते हैं शिक्षा की व्यवस्था में क्या क्या था बौद्धकालीन में। शिक्षा की व्यवस्था दोस्तों, शिक्षा की शुरुआत जो है 6 से 8 साल की उम्र में शुरू होती थी। लेकिन वहाँ पर जो है, जो गुरुकुल शिक्षा थी आपने देखा वहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है 6, 8, 10, 12 इस हिसाब से जो है वहाँ पर चलता था। ठीक है, अगला पॉइंट है चौथा शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था में जो पहले प्राचीन काल में जो गुरुकुल शिक्षा थी तो वहाँ पर जो है क्या था, वहाँ पर सीमाएं 6 से 12 तक थी, सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग। लेकिन जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसमें जो है शिक्षा की शुरुआत 6 से 8 साल की उम्र में शुरुआत कर दी गई। और अगला पॉइंट है प्रव्रज्य संस्कार। ठीक है, तो प्रव्रज्य संस्कार क्या है देख लेते हैं एक बार। प्रव्रज्य संस्कार, मठ में प्रवेश से पहले बच्चा सिर मुड़वाकर और पीले वस्त्र पहनकर 3 शरणों की शपथ लेता था। और शपथ क्या क्या था इसको हम लोग देख लेते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। और अगला है धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। और पढ़ाए जाने वाले विषय क्या क्या थे इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या विषय पढ़ाए जाते थे बौद्धकालीन में, तो उसमें था धार्मिक शिक्षा, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था। और सामान्य शिक्षा में गणित, चिकित्सा, खेती के बारे में, पशुपालन, शिल्पकला आदि जो है पढ़ाए जाते थे। अगला है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में सिलाई, कढ़ाई, मूर्ति कला, भवन निर्माण आदि का कार्य सिखाया जाता था। और अगला है शिक्षा की विधियाँ। क्या क्या विधियाँ थी पहले? पहले था दोस्तों मौखिक, मतलब गुरु जो है बोलते थे और शिक्षक सुन करके जो है सीखते थे। रट कर याद करना यह भी था, बातचीत करके शिक्षा ग्रहण करना, तर्क वितर्क करना, भ्रमण करना, प्राकृतिक निरीक्षण करना, इनसे जो है शिक्षण विधियाँ स्टार्ट हुई थी। भाषा की बात करें तो दोस्तों जो है गुरुकुल शिक्षा में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। और बौद्धकालीन शिक्षा में जो है प्राकृतिक भाषा और पाली भाषा इन दोनों में स्टार्ट कर दी गई थी। यह जो है संस्कृत भाषा से काफ़ी सरल था और समझ में भी आता था। आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट है स्त्री शिक्षा। बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। बुद्ध की सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश लिए। महिलाओं को भिक्षुणी बनाने के लिए भी वही शिक्षा दी जाती थी जो पुरुषों को दी जाती थी। तो इसमें जो है स्त्री पुरुष में समानता आ गया था। पहले जो है दोस्तों गुरुकुल शिक्षा में वहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन जब बौद्ध काल आया तो इसमें जो है स्त्रियों को भी बराबर मौका दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में। आगे है 6वां पॉइंट बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र। तो बौद्ध जो शिक्षा थे उनका केंद्र कहाँ कहाँ था इनको हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला था तक्षशिला, जो आज जो है दोस्तों तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया है। और अगला है नालंदा, नालंदा बिहार में है। और विक्रमशिलाएं, यह जो है बिहार में है। अगला पॉइंट है दोस्तों वल्लभी। वल्लभी जो है यह गुजरात में है। ओदंतपुरी, ओदंतपुरी जो है बिहार में है। और काशी और मिथिला यह उत्तर प्रदेश और बिहार में है। 7वां पॉइंट है गुरु शिष्य का संबंध। हम लोगों ने पीछे देखा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य का संबंध क्या था। अब हम देख लेंगे दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा में जो है गुरु शिष्य का संबंध क्या था। तो इसमें पहला पॉइंट है गुरु शिष्य के लिए पिता का समान होता था। ठीक है, शिष्य जो है गुरु को पिता के समान मानता था। और अगला पॉइंट है शिष्य जो है विद्यार्थी का कर्तव्य क्या था कि वह गुरु की सेवा करे और उनकी आज्ञा माने। और अगला पॉइंट है गुरु का काम था कि वह विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाए और अच्छे जीवन के लिए तैयार करे। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों। अगला है पॉइंट 8। पॉइंट 8 दोस्तों क्या है बौद्ध शिक्षा के गुण और दोष। जो बौद्ध शिक्षा थी उनमें क्या क्या गुण थे और क्या क्या दोष थे ये हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो गुण की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पहला पॉइंट है बौद्ध शिक्षा बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। ठीक है, और अगला पॉइंट है इसमें सभी धर्मों और जातियों के लिए समान अवसर थे। इसमें सबसे बड़ी अच्छाई यही थी दोस्तों कि इसमें सभी धर्मों और जातियों के लिए
समान अवसर मिलते थे, चाहे पुरुष हो या महिला हो, किसी भी जाति को हो, धर्म को हो, तो वहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। पुस्तकालयों में हर भाषा के विषय की किताबें उपलब्ध थी, लेकिन इससे पहले जो है किताबें होती ही नहीं थी। हम लोग ने पढ़ा गुरुकुल शिक्षा जो है उसमें किताबें नहीं होती थी, लेकिन अब बौद्धकालीन शिक्षा में जो है किताबें उपलब्ध होने लगी थी। ठीक है, और शिक्षा को आम जनता की भाषा में देने के लिए यह लोकप्रिय हुई। ठीक है, और आगे है, इस शिक्षा प्रणाली ने कला, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिए। ठीक है, यह जो शिक्षा थी दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, यह जो है कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में यह जो है बहुत ही बढ़ावा देने के लिए भूमिका निभाया है। आगे देखते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा के गुण हम लोगों ने देख लिया है। अब अगर हम दोष की बात करें तो दोष क्या क्या थे, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, महिलाओं की शिक्षा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई, केवल कुछ खास वर्ग स्त्रियां ही शिक्षित हो सकें। ठीक है, तो इनमें जो है थोड़ा बहुत कमियां रह गई, क्योंकि दोस्तों महिलाओं की शिक्षा जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई, क्योंकि शुरुआती दौर था, तो वहाँ पर जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। तो आगे है अगला पॉइंट, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की तुलना में धार्मिक शिक्षा का अधिक महत्व दिया गया। ठीक है, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जो है उसके तुलना में धार्मिक शिक्षा का ज़्यादा महत्व दिया गया। अगर यही जो है धार्मिक शिक्षा को न दे करके व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता, तो शायद जो है व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्र जो है आगे बढ़ पाते हैं। अगला पॉइंट है, आजीवन ब्रह्मचारी मतलब साधु जीवन के कारण कुछ भिक्षु मठों में अनुशासनहीनता और विलासिता में पड़ गए। ठीक है, और अगला है, बाद में शिक्षा केवल बौद्ध धर्म के प्रचार तक सीमित हो गई। ठीक, तो यह जो है बौद्ध धर्म के प्रचार तक के लिए यह सीमित हो गई। और अगर शिक्षा की बात करें, बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा, इसकी अगर तुलना करें, समानता की बात करें, तो यहाँ पर जो है बौद्ध शिक्षा में लक्ष्य निर्माण प्राप्ति था और वैदिक शिक्षा में लक्ष्य क्या था, मोक्ष प्राप्ति करना था। और बौद्ध शिक्षा में शिक्षा प्रारंभ की आयु 8 वर्ष थी, और यहाँ जो है वैदिक काल में यह भी 8 वर्ष थी। स्टार्ट था वैदिक काल में, लेकिन यह जो है सभी कुछ कैटेगरियाँ जो है उनमें जो है विभक्त थी, 8, 10, 12, 11 तक यह जो है वैदिक शिक्षा में प्रवेश होता था। लेकिन यहाँ पर 8 साल की उम्र में वैदिक शिक्षा स्टार्ट हो जाती थी। और अगला पॉइंट है, शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से। ठीक है, तो शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता था, ये संस्कार था, वहाँ से संस्कार ग्रहण करने के बाद यहाँ पर जो है शिक्षा स्टार्ट हो जाती थी। और वैदिक शिक्षा में जो है शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से होता था, तो इसमें भी जो है संस्कार से प्रारंभ होता था। अगला पॉइंट है, भिक्षाटन शिक्षा की दिनचर्या मतलब भिक्षा लाना, यह भी जो है शिष्य का कर्तव्य होता था बौद्धकालीन में। और भिक्षाटन जो है शिष्य की दिनचर्या, मतलब ये भी जो है दोस्तों, इनमें भी बौद्धकालीन शिक्षा में और वैदिक कालीन शिक्षा दोनों में जो है भिक्षा का मांग करके भोजन ग्रहण करना यह उद्देश्य था और यह किया जाता था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा की असमानताएं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जो असमानताएं थी वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा में, तो अंतर जान लेते हैं क्या क्या थी वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा। वैदिक शिक्षा जो है दोस्तों, यह आध्यात्मिक और वेदों पर आधारित थी, और बौद्ध शिक्षा क्या था, नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देता था। और वैदिक शिक्षा जो है संस्कृत में शिक्षा मिलती थी, और जो है बौद्ध शिक्षा में लोक भाषाओं जैसे पाली प्राकृतिक में, इसमें भाषाओं में ज्ञान मिलता था। और बौद्धिक शिक्षा जो है दोस्तों गुरुकुल प्रणाली थी, और बौद्ध शिक्षा जो है बिहार और मठ प्रणाली थी। और वैदिक शिक्षा क्या था, यह ब्राह्मणों द्वारा शिक्षण मिलता था, और ब्राह्मणों को भी जो है यह जो है कैटेगरी वाइज जो है शिक्षा को मतलब शिक्षा में भाग ले सकते थे। और बौद्ध शिक्षा में जो है सभी वर्ग के लिए शिक्षा समान थी, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति के धर्म को हो, सभी के लिए, सभी समुदायों के लिए खुला हुआ था। और आगे देखते हैं, अगला है पॉइंट, जाति पर आधारित था। ठीक है, और जो है बौद्ध शिक्षा क्या था, यह सभी के लिए समान अवसर मिलता था। और
इसमें जो है दोस्तों गुरुकुल वाले में क्या है कि गुरु जो है प्रधान व्यवस्था था, गुरु प्रधान व्यवस्था था, और जो है बौद्धकालीन शिक्षा में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था था। आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, मुस्लिम कालीन शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर के साथ।